9.5-10 लाख का तो आंकड़ा मैंने गिनवा दिया जो पेटेंट एनडीए के वोटर हैं। 4 लाख ब्राह्मण, 2 लाख राजपूत, 1.5 लाख भूमिहार, 50,000 कायस्थ, 2 लाख बनिया। कहाँ किधर जाएगा ये वोट? ये वोट तो एक तरफा ना गिरता है एनडीए की तरफ। इसमें कोई संदमारी नहीं होता है। पूरा एससी, एसटी, यादव और मुसलमान अगर एक तरफा भी अगर आरजेडी को वोट करेगा, मतलब महागठबंधन को, वीआईपी के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल को, तो भी 9-9.5 लाख जो एक मुश्त वोट है ना, वो बीजेपी और एनडीए के साथ, वो जदयू के प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन को ही मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अभी के समय में भी आलोक कुमार सुमन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर परिवार को लेकर चले जाए मॉरिशस घूमने और चुनाव के बाद भी आएंगे ना, तो भी वो जीत जाए। लालू प्रसाद यादव का प्लान कई जगह सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने जो जिस रणनीति पर टिकट दिया, चाहे औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को दिया, श्रवण कुशवाहा को नवादा में दिया, लेकिन प्रेमनाथ चंचल को क्यों लड़ाया गया? प्रेम चंचल को, ये बड़ा सवाल। जब वो रिजर्व सीट है, वहां पर तेजस्वी यादव को ऐसा प्रत्याशी देना था जो मजबूती से लड़ सके। पहली बार लड़ रहे हैं, बेहद कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया गया है वीआईपी की तरफ से। देखिए, जब गोपालगंज सीट वीआईपी को मिला था ना, उसी दिन हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये सीट हारने के लिए ही मुकेश सहनी को दिया गया। और प्रेम चंचल के जो पिता हैं, वो भाजपा के अनुसूचित जाति जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष रहे हैं, संघ ही रहे हैं, संघ पृष्ठभूमि रहा है इन लोगों का। तो वो कहां से फिट बैठेंगे महागठबंधन के टिकट पर? संघ बैकग्राउंड के व्यक्ति को, एक भाजपा बैकग्राउंड के व्यक्ति के बेटे को टिकट दे रहे हैं और उम्मीद कीजिएगा कि उसको मुसलमान वोट कर दे, उसको यादव वोट कर दे, कैसे संभव है? लालू कितना भी विरोध करे, अगर वो सीट रिजर्व नहीं रहता ना, तो आज भी गोपालगंज साधु यादव निकाल रहे होते। लालू यादव ने सिर्फ पारिवारिक दुश्मनी के चलते वो सीट रिजर्व कर दिया, जिसके चलते आज के डेट में भी वो सीट एनडीए के पास चला गया और अब वो बहुत कम चांस है कि वो सीट वापस लालू को मिलने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप। मेरा नाम है काजल तिवारी। गोपालगंज लोकसभा सीट की बात करेंगे। गोपालगंज लोकसभा एक ऐसा सीट जिस सीट पर जदयू का कब्जा समता पार्टी के समय से ही रहा है। हालांकि बीच में उलटफेर भी हुआ, लेकिन फिर 2019 के चुनाव में जदयू अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। वही इस बार वो सीट महागठबंधन की तरफ से वीआईपी के खाते में आई है। वीआईपी ने एक नया चेहरा उतारा है। प्रेमनाथ चंचल को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हीं के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदीप तारियन। जानेंगे कि वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं प्रेमनाथ, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एकदम नया चेहरा है, युवा है, और वही दूसरी तरफ आलोक कुमार सुमन है। देखिए, प्रेमनाथ मांझी हैं तो आरक्षित सीट है, मतलब रिजर्व सीट है गोपालगंज, और 2009 के परिसीमन के बाद इसे रिजर्व कर दिया गया। लालू यादव ने रिजर्व किया। घरेलू विवाद के चलते उनके साले साधु यादव जो हैं वो वहाँ से सांसद रहे और अब वो सीट रिजर्व है। लड़ाई वहाँ पर, और बड़ा अच्छा आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा काजल, कि समता पार्टी के समय से ही वो सीट एनडीए के पास रहा है। गोपालगंज का जातीय समीकरण इस तरीके का है ना कि वहाँ पर एन क्रेन प्रक्रेन किसी भी परिस्थिति में वो सीट पर एनडीए प्रत्याशी ही जीतता रहा है। और इस बार भी जो समीकरण बन रहा है वो एनडीए के पक्ष में ही बन रहा है। हालांकि वहाँ से जदयू चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वहाँ से अभी तो सिटिंग एमपी भी हैं, फिर से उनका टिकट भी रिपीट किया गया। जातीय समीकरण पहले हम समझ लें कि क्या वहाँ का जातीय समीकरण है और क्यों वहाँ पर एनडीए मजबूत हो जाती है। बाकी बिहार का कोई भी लोकसभा सीट हो, कहा जाता है कि अगर आज के समय में भी गोपालगंज का जो प्रत्याशी है, गोपालगंज से जो लड़ रहे हैं जदयू से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनको अगर मन करे कि हम चुनाव भर मॉरिशस घूमने चले जाएं, गोपालगंज को छोड़ दे, कोई चुनाव प्रचार नहीं करें, तो भी वो जीत जाएंगे। देखिए, पक्ष बिहार में महागठबंधन के पक्ष में चल रहा है, माहौल उनके पक्ष में है, लेकिन गोपालगंज एक अपवाद सीट है। क्यों अपवाद है? जब हम जाति समीकरण की चर्चा कर देंगे तो हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे कि क्यों हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। 5 चरण का चुनाव हुआ है, सभी चरण में महागठबंधन लीड ली है। 5 सीटों में कल का जो वोटिंग हुआ उसमें 5 पे 3 सीट पे महागठबंधन आगे है। लेकिन छठे चरण में अगर बात कीजिए गोपालगंज चुनाव लोकसभा सीट का, तो गोपालगंज में मेरा अपना जो अनुमान है, जो इतिहास बता रहा है कि वहाँ पर एनडीए ही जीतता रहा है। अब साधु यादव का बात छोड़ दीजिए, साधु यादव का अपवाद माने जाते हैं। देखिए, साधु यादव का जो छवि पटना में है ना, वो छवि गोपालगंज में नहीं है। गोपालगंज में वो हर घर से कनेक्टेड नेता है, जमीन के नेता है। और मेरा अपना अनुमान है कि जितना काम सांसद रहते हुए साधु यादव ने गोपालगंज में किया, उतना शायद ही कोई नेता किया होगा। साधु यादव ने वो काम गोपालगंज में किया, सड़क से लेकर कम्युनिटी हॉल से लेकर बच्चियों के शादी तक के लिए। मैं गोपालगंज तो मेरा ससुराल है, जाते रहते हैं। चाहे आप कुचायकोट का इलाका पकड़िए, हथुआ चले जाइए, भोरे चले जाइए, या गोपालगंज टाउन में चले जाइए, बैकुंठपुर चले जाइए, सभी जगह आपको साधु यादव का काम दिखेगा।
और साधु यादव को अक्रॉस द कास्ट लाइन वोट पड़ता रहा है। लेकिन अब वो सीट रिजर्व है और वहां पर एक बेहद कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया गया है वीआईपी की तरफ से। देखिए, जब गोपालगंज सीट वीआईपी को मिला था ना, उसी दिन हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये सीट हारने के लिए ही मुकेश सहनी को दिया गया, क्योंकि मुकेश सहनी का नाम वहां पर जनाधार है, मल्लाह वोट ना के बराबर है। तो क्या सोचकर मल्लाह वहां पर दिया गया भाई टिकट? जब वो रिजर्व सीट है, वहां पर तेजस्वी यादव को ऐसा प्रत्याशी देना था जो मजबूती से लड़ सके। पहली बार लड़ रहे हैं और प्रेम चंचल के जो पिता हैं वो भाजपा के अनुसूचित जाति जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष रहे हैं, संघ ही रहे हैं, संघ पृष्ठभूमि रहा है इन लोगों का। तो वो कहाँ से फिट बैठेंगे महागठबंधन के टिकट पर? अब क्या गुणागणित सोचकर मुकेश सहनी ने टिकट दिया, सनब मल्लाह बनते हैं बिहार में, ये तो भगवान जाने। लेकिन एक कमजोर प्रत्याशी वहां पर उतार दिया गया है। जाति समीकरण पर चर्चा कर ले क्या दिला। ब्राह्मणों का इलाका है, कहा जाता है कि बक्सर ब्राह्मण का सीट है, लेकिन ये तथ्यात्मक तौर पर यह बात गलत है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक ब्राह्मण वोट किस लोकसभा में बिहार में है, तो वो गोपालगंज। एक मुश्त 4 लाख ब्राह्मण वोट है वहां पर। जैसे कैसे बेगूसराय में 5 लाख भूमिहार वोट है, उसी तरीके से एक मुश्त 4 लाख ब्राह्मण वोट गोपालगंज में आपको मिल जाएगा, जो एक तरफा इंडिया की तरफ गिरता है। इसके अलावा करीब करीब 2.25 लाख वहां पर राजपूत हैं और 1.5 लाख के आसपास वहां भूमिहार वोटर आपको मिल जाएंगे। तो आप इसी वोट को जोड़िए ना कलेक्टिव तौर पर, तो करीब करीब ये आंकड़ा 7-7.5 लाख के आसपास चला जा रहा है। इसके अलावा कायस्थ वोट भी वहां पर 50,000 के आसपास है। गोपालगंज टाउन में करीब 15 से 18,000 लाला जिलों का वोट मिल जाएगा, भोरे में मिल जाएगा, हाथुआ साइड में थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद बनिया वोटर वहां पे 2 लाख हैं। तो भाई 9.5-10 लाख का तो आंकड़ा मैंने गिनवा दिया जो पेटेंट एनडीए के वोटर हैं। 4 लाख ब्राह्मण, 2 लाख राजपूत, 1.5 लाख भूमिहार, 50,000 कायस्थ, 2 लाख बनिया। कहाँ के किधर जाएगा ये वोट? ये वोट तो एक तरफा ना गिरता है एनडीए की तरफ, इसमें कोई संदमारी नहीं होता है। कुशवाहा वोट में संदमारी हो जाएगा, कुर्मी वोट में संदमारी हो जाएगा, यादव वोट में संदमारी हो जाएगा, भूमिहार वोट में थोड़ी संदमारी होता है। लाला जी लोग, कहा जाता है कि लाला का बच्चा अगर आरजेडी से लड़ेगा तो बाप जाकर बीजेपी को वोट देके आ जाएगा। ये गुणागणित है उन जातियों का। तो वो एक मुश्त वोट एनडीए को जाता है। मुस्लिम और यादव की बात करें तो ये 4 लाख के आसपास है। जो दियारा का इलाका है, कुचायकोट में जो दियर का इलाका, गन्ना का जो बेल्ट सब है, वहाँ पर आपको मुस्लिम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यादव भी आपको मिलेंगे, यादव आपको भोरे साइड में मिल जाएंगे, हथुआ में भी अच्छे खासे यादव हैं। अरे भाई, ब्राह्मण का अकेले कुचायकोट में अगर देखा जाए तो करीब 1.5 लाख ब्राह्मण वोट है। सिर्फ एक विधानसभा कुचायकोट को पकड़ लीजिए, जहाँ से पप्पू पांडे जो हैं वो विधायक हैं। तो यादव वोट वहाँ पर 1.5 लाख के आसपास है काजल। इसके अलावा पासवान और अनुसूचित जाति को अगर जोड़ लिया जाए तो ये भी करीब 2.25 लाख वोट है। तो हम अगर मान भी ले कि पूरा SC ST यादव और मुसलमान अगर एक तरफा भी अगर आरजेडी को वोट करेगा, मतलब महागठबंधन को, वीआईपी के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल को, तो भी 9-9.5 लाख जो एक मुश्त वोट है ना, वो बीजेपी और एनडीए के साथ है। वो जदयू के प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन को ही मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अभी के समय में भी आलोक कुमार सुमन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर परिवार को लेकर चले जाए मॉरिशस घूमने और चुनाव के बाद भी आएंगे ना, तो भी वो जीत जाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को पता है कि वो सीट जीतना नहीं है, इसलिए उसमें दिमाग नहीं लगाने के लिए तेजस्वी ने वो सीट वीआईपी के खाते में दे दिया और वीआईपी ने वहां से अपना एकदम, मतलब कह सकते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको कोई राजनीतिक तजुर्बा भी नहीं है, नया चेहरा है। गोपालगंज में शायद ही उनको लोग पहचानते होंगे, इसलिए वीआईपी ने प्रेमनाथ चंचल को अपना उम्मीदवार बना दिया है। देखिए, उनके पिता बीजेपी के एक नेता हैं, जिला स्तर पे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्य स्तर पे कोई बड़ा पहचान नहीं है उनके पिता का। उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। मैंने कहा ना कि उतना बड़ा चेहरा है नहीं कि उनका नाम हर आदमी याद रख सके। और जहाँ तक प्रेमनाथ चंचल का बात है, उम्र उनका अभी 30 साल से भी कम है, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। और इस तरीके का प्रत्याशी अगर वीआईपी की तरफ से उतर रहा है तो कोई तो गुणागणित आरजेडी ने बैठाया होगा। लालू यादव, कहा गया कि बड़ा बढ़िया से टिकट बंटवारा हुआ। मैं इस बात से सहमत हूं कि लालू प्रसाद यादव का प्लान कई जगह सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने जो जिस रणनीति पर टिकट दिया, चाहे औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को दिया, श्रवण कुशवाहा को नवादा में दिया, कई सीटों पर, और संजय कुशवाहा को यहाँ से आपको खगड़िया से लड़ा दिया उन्होंने, अवधेश राय को बेगूसराय से लड़ाया। इन सभी सीटों पर नो डाउट महागठबंधन को फायदा हो रहा है। लेकिन प्रेमनाथ चंचल को क्यों लड़ाया गया, प्रेम चंचल को, ये बड़ा सवाल है। कोई मतलब अगर आप इसको ऐसे भी देखिए ना कि कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि वहाँ पर एक ऐसा नेता चाहिए था जो उस क्षेत्र का मजबूत पकड़ जिसका हो सभी जातियों में, और जिस पर डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद हो। आप एक संघ बैकग्राउंड के व्यक्ति को, एक भाजपा बैकग्राउंड के व्यक्ति के बेटे को टिकट दे रहे हैं और उम्मीद कीजिएगा कि उसको मुसलमान वोट कर दे, उसको यादव वोट कर दे, कैसे संभव है आप बताइए। इसी तरह का गुणागणित यहाँ पर आपको देखने को मिला था झंझारपुर में, जहाँ से सुमन कुमार महासेठ चुनाव लड़ रहे थे। अब सुमन कुमार महासेठ महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका हाफ पैंट का आरएसएस वाला फोटो वायरल हो रहा है। तो क्यों उनको मुसलमान वोट करेगा, क्यों उनको यादव वोट करेगा? तो इस तरह के प्रत्याशी जो होते हैं ना, इनको डमी कहा जाता है। देखिए,
ये सिवाय वोट काटने के और कर क्या पाएंगे, ये समझना होगा। अब जैसे वहाँ से जैसे राधा मोहन सिंह हैं, अब उनके खिलाफ अगर राजेश कुशवाहा मोतिहारी से लड़ रहे हैं तो राजेश कुशवाहा एक नून फेस हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है ना। महाराजगंज से आकाश सिंह लड़ रहे हैं, उनके पिता बहुत बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आकाश सिंह को कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम चंचल को आइडेंटिटी का जरूरत है, उनके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला है। तो देखिए गोपालगंज में ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आप मान कर चलिए कि एक तरफा लड़ाई है गोपालगंज में, एक तरफा लड़ाई होगा वहाँ पर, देखिएगा। और फिर जैसे पारंपरिक रूप से आज तक वहाँ पर एनडीए हारा नहीं है। साधु यादव को मैंने अपवाद बताया है, क्योंकि साधु यादव का अपना छवि गोपालगंज में बहुत तगड़ा है। लालू कितना भी विरोध करे, अगर वो सीट रिजर्व नहीं रहता ना, तो आज भी गोपालगंज साधु यादव निकाल रहे होते। लालू यादव ने सिर्फ पारिवारिक दुश्मनी के चलते वो सीट रिजर्व कर दिया, जिसके चलते आज के डेट में भी वो सीट एनडीए के पास चला गया। और अब वो बहुत कम चांस है कि वो सीट वापस लालू को मिलने जा रहा है, जब तक वहाँ से साधु यादव जैसा नेता नहीं लड़ेगा। मतलब लोकल नहीं लड़ेगा, वहाँ का बेटा नहीं लड़ेगा, वहाँ का भाई नहीं लड़ेगा, जिस छवि में साधु यादव को गोपालगंज के लोग जानते हैं। काजल, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को जिन सीटों पे लगा था कि वहाँ महागठबंधन का कुछ भी नहीं हो सकता है, उसमें झंझारपुर सीट भी शामिल है और गोपालगंज भी, उन सीटों को बीआईपी के खाते में दे दिया है। वही जदयू का सीट रहा है गोपालगंज, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आलोक कुमार सुमन वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि प्रेम कुमार चंचल को कितना वोट मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।